तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी यह कहानी हमें शुभम जी ने भेजी है, तो थैंक यू सो मच शुभम। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज की यह कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप प्लीज़ इस कहानी को पूरा सुनिएगा और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की स्टोरी पर। और हाँ, मैं आज जो स्टोरी आपको सुनाऊँगा वो शुभम जी के नज़रिए से ही सुनाऊँगा। तो चलिए बिना देर के चलते हैं आज की स्टोरी पर। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास भी कुछ ऐसी स्टोरी है और यदि आप हमें शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी स्टोरी हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक करके अपनी स्टोरी भेज दीजिएगा। तो चलिए आज की स्टोरी पर। इस घटना की शुरुआत साल 2014 से होती है। तो हुआ यूँ कि उस साल मुझे एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली जाना था। तो दिल्ली में उस साल पहली बार एग्ज़ाम देने जाने वाला था। तो मेरे मन में अजीब अजीब बातें आ रही थी। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप बहुत दिनों के बाद या फिर पहली बार किसी अनजान शहर में या फिर किसी अनजान जगह पर जाते हैं तो आपके मन में अजीब सी फीलिंग आती है या फिर कुछ अजीब लगता है, अजीब सा डर लगता है। तो उस समय मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं दिल्ली जाकर अपना एग्ज़ाम दूँ, लेकिन अब तो एग्ज़ाम सेंटर वही पड़ गया था, तो मुझे हर हाल में जाना ही था। और ऊपर से पापा मेरे घर पर ही थे। तो हुआ यूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उस समय ठंडियों के दिन थे और यही मेरे ख्याल से नवंबर या दिसंबर का महीना चल रहा था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड इतनी पड़ रही थी कि आप बाहर जाकर एक रात भी कहीं बिना रूम के रह नहीं सकते थे। तो मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि मैं वहाँ जाकर किसी अनजान शहर में कहाँ रहूँगा, कैसे अपना एग्ज़ाम दूंगा। तो हुआ यूँ कि दिल्ली जाने के 3 से 4 दिन पहले ही मुझे मेरा एक दोस्त दिख गया और वो मेरे साथ अक्सर घूमता था या फिर मेरे साथ स्कूल में भी पढ़ा था, मेरे साथ खेल कूद कर बड़ा भी हुआ था। और दूसरी बड़ी बात कि वह सरल स्वभाव का था। तो सब मिलाकर वह मेरा अच्छा दोस्त था और वह सरल स्वभाव का लड़का था। उससे आप कोई भी बात बोल दो या फिर मजाक कर दो तो वो सीरियसली लेता नहीं था और वह किसी की भी बातों को हंसी मजाक में टाल देता था। तो मैं सोचा कि मैं उसे ही अपने साथ दिल्ली ले जाता हूँ। तो उसका नाम मनोज था, लेकिन हम उसे माथुर माथुर कहकर बुलाते थे। तो एक शाम यही 3 से 4 बज रहे होंगे कि एक शाम मुझे वह मेरी गली में दिखा। तो मैं बोला कि माथुर, मेरे साथ दिल्ली चलेगा क्या यार? मैं अकेला हूँ और मेरे साथ कोई दिल्ली जाने वाला भी नहीं है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है और पापा भी मुझे फोर्स बना रहे हैं कि जाकर एग्ज़ाम देकर आओ। तो वो बोला कि यार मैं ज़रूर चलता, लेकिन मेरे पास आजकल कुछ पैसे नहीं हैं। घर में पैसे की बहुत बड़ी तंगी चल रही है और तू तो जानता ही है कि पापा की आजकल नौकरी छूट गई है और वे नौकरी पर भी नहीं जा रहे हैं। तो मैं उस शाम उसे बोला कि तू यार पैसों की बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं तुझे अपने साथ ले जा रहा हूँ। तो मेरी जिम्मेवारी तू है और बस तू चल। इसके अलावा तुझे कुछ लेने या फिर कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हम वहाँ जाएंगे, 2 से 4 दिन तक रहेंगे और हम वापस अपने जबलपुर आ जाएंगे। तो बोला कि ठीक है। फिर हम यही दोपहर के 1 या साढ़े 1 बजे के करीब जबलपुर के स्टेशन से अपने दिल्ली जाने वाली ट्रेन को पकड़े। और तो मेरे ख्याल से हम दूसरे दिन ही 2 से ढाई बजे के करीब दिल्ली स्टेशन पर उतर गए। तो चूँकि अब शाम भी होने वाली थी, ठंड भी बढ़ रही थी, तो मैं तो पहली बार सोचा कि मैं किसी तरह अपनी रात स्टेशन पर ही गुजार लूँगा। लेकिन फिर मैं सोचा कि रात बहुत गहरी हो जाएगी और ठंड का मौसम है, तो अच्छी तरह नींद भी नहीं पूरी होगी और ऊपर से सुबह को ही एग्ज़ाम देना है। यदि आप अच्छे से सो ही नहीं पाएंगे तो एग्ज़ाम आप क्या देंगे। फिर मैं यही स्टेशन से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर जाकर हम एक होटल में रूम ले लेते हैं। रूम भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा भी था और 2 लोगों के रहने के लिए काफ़ी अच्छा था। तो हम वहाँ जाकर अपना रूम ले लेते हैं और वहीं अपने सामान को शिफ्ट करके रहने लगते हैं। हालांकि उस रात अच्छी खासी हमारी नींद पूरी होती है और नींद भी अच्छी लगती है। तो शायद हम ट्रेन में ज़्यादा थक चुके थे, इसीलिए हम जल्दी जाकर अपने रूम पर सो गए। तो सुबह जैसे हुआ मैं ही 8 या साढ़े 8 बजे करीब अपने सेंटर पर जा पहुंचा और वहां एग्ज़ाम दिया। चूँकि एग्ज़ाम 1.5 घंटे का था तो कुछ ज़्यादा देने में समय नहीं लगा और मैं ही 2 बजे के करीब अपने रूम पर वापस आ गया। तो जब मैं अपने रूम पर आया और जब अपने रूम पर पहुँच मैंने बाहर खड़े होकर जब रूम का दरवाज़ा नॉक किया तो पहली बार तो मुझे माथुर का आवाज़ ही नहीं सुनाई दिया। वो ना जाने रूम में क्या कर रहा था। मैं दूसरी, तीसरी, चौथी बार नॉक किया। मैं बाहर से आवाज़ भी बार बार लगाता, माथुर तुम क्या कर रहे हो, दरवाज़ा तो खोलो। फिर भी ना जाने उसे क्या हो गया था।
मैं बार बार आवाज़ देता, मैं बार बार गेट को नॉक करता, ना तो वो गेट खुल रहा था और ना ही अंदर से वह आवाज़ दे रहा था। मेरा दिल काफ़ी तेज़ से धड़कने लगा, मेरे जहन में बुरे ख्याल आने लगे थे। मैं बार बार यही सोच रहा था कि कहीं मैं इसे अपने साथ शहर लाकर कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दिया, इसे कुछ हो तो नहीं गया अंदर। लेकिन उस समय जैसे ही तीसरी मंजिल से नीचे की मंजिल पर जाने के लिए अभी मुड़ा ही था कि तभी गेट के खुलने की आवाज़ आती है और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो गेट के अंदर माथुर खड़ा था। वो बहुत डरा हुआ था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। मैं उससे बार बार पूछता कि तुम्हें क्या हो गया, तुम आवाज़ क्यों नहीं दे रहे थे। मैं उस समय उससे बार बार पूछता कि तुम आखिर गेट क्यों नहीं खोल रहे थे और ना ही कोई आवाज़ दे रहे थे। फिर भी वो खामोश होकर वहीं खड़ा था। और दूसरी बात कि सुबह को मैं अपना मोबाइल अपने कमरे पर ही छोड़कर गया था, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में आप मोबाइल नहीं ले जा सकते। तो मैं सोचा कि 1-1.5 घंटा एग्ज़ाम ही देना है तो मोबाइल ले जाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं उस सुबह अपना मोबाइल रूम पर ही छोड़कर चला गया। तो इसीलिए सबसे बड़ी समस्या यह हो गई, वरना मैं बाहर से ही उसे फ़ोन लगा देता, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता था। और मैं एक और बात बता दूं कि हमारा जो रूम था वो 3 मंजिल पर था। वह 3 मंजिला इमारत थी और उसके ऊपर कोई दूसरा घर भी नहीं था, बस छत टाइप का था। तो वहाँ पर आप जाकर घूम सकते थे। हालांकि हम ऊपर तो नहीं गए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो ऊपर भी घूमने या फिर रात को टहलने वगैरह जाते थे। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि लोग जब भी हमारे रूम से होकर जाते वे हमें बड़े गौर से देखते और अजीब तरीके से देखते। हालांकि उस समय मैं इन बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और किसी तरह अपने दोस्त माथुर को इन सब घटनाओं के बारे में पूछता रहा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ इस रूम में और तुम क्या कर रहे थे जो मैं इतनी देर से बाहर खड़ा होकर गेट को नॉक कर रहा था, आवाज़ भी दे रहा था, फिर भी तुम गेट को नहीं खोल रहे थे। तो वो बोला कि यार ना जाने मेरे साथ क्या हो गया है, जब से तू एग्ज़ाम देने गया है और मैं इस रूम में बैठा हूँ, ना जाने मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। मुझे भी यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो मैं बोला कि कोई बात नहीं है यार, ऐसा हो जाता है। कई बार हम गांव से या फिर अपने शहर से निकल कर यदि बड़े शहर में किसी अनजान शहर पर जाते हैं तो ऐसा सब होना लाजमी है। तो बिल्कुल भी इन सब बातों पर ध्यान मत दे। खैर शाम हुआ, हम लोग खाना वगैरह खाएं और फिर यही मैं 9:30 बजे करीब अपने बेड पर जाकर सो गया। क्योंकि उस शाम मैं बहुत थक भी चुका था, तो मेरे ख्याल से 10 से 20 मिनट के बाद ही मुझे नींद आ गई और मैं गहरी नींद में सो गया। लेकिन कहानी की जो मेन शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। तो उस रात मैं गहरी नींद में तो सो रहा था, लेकिन उस रात मुझे तनिक भी एहसास नहीं था कि आगे कुछ ही घंटों में मेरे साथ जो भी होने वाला है, उसके बाद इस होटल के रूम में मेरी वह आखिरी ही रात होगी। और हमें नहीं पता था कि उस रूम में हमारे रहने से पहले कोई भी नहीं रहता था। तो पूरे 4 साल के बाद वह होटल का रूम जिसका नंबर 103 था वो हमें ही सौंपा गया था। और मेरे साथ आने वाले समय में जो भी होने वाला था उसे मैं अपने कभी ज़िंदगी में भी नहीं भूल सकता। तो रात के जैसे ही 1 से 1:30 बजे अचानक से मेरी नींद खुल जाती है। ना जाने क्यों मुझे उस रात कोई आवाज़ भी नहीं सुनाई दी या फिर किसी ने मुझे उठाया भी नहीं, लेकिन ना जाने क्यों मेरी नींद खुल गई। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता था। उस रात जब पहली बार हम उस होटल में ठहरने भी आए, फिर भी हमारी नींद नहीं खुली। लेकिन इस रात आधी रात को नींद खुल जाना मुझे अजीब लगा। मैं जैसे ही उठा, लाइट ऑफ था, पूरा अंधेरा छाया हुआ था। मैं उठा और जाकर लाइट को ऑन किया। जैसे ही बल्ब जला तो मैं देखा कि मेरा दोस्त माथुर उस रूम के एक कोने में बैठा है और वह उस रात कुछ बड़बड़ा भी रहा था। उसे देखकर मुझे अजीब लगा। मैं जैसे ही उसके पास गया और पीछे से उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला, यार माथुर तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे क्या हो गया है, तू जाकर सोता क्यों नहीं। वह उसी समय उठा और मेरे गले को पकड़ लिया। मैं वहीं उसी रूम में चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा अब मुझे यह मार ही देगा कि तभी मैं उसे जोर से धक्का दिया और दीवार से जाकर वह टकरा गया। फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। वो वहीं बैठकर कुछ बड़बड़ाता रहा और दीवार पर अपने हाथ को रगड़ता जाता। मैं समझ गया कि इसके अंदर जरूर कोई बुरी बला घुस गई हो, वरना यह ऐसा नहीं करता था। मैं उस वक्त इतना डर गया कि मैं उसी वक्त दौड़ा और अपने रूम के गेट को खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि मेरे रूम का गेट उस रात खुल ही नहीं रहा था। मैं बार बार कोशिश करता, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उस रात मेरे रूम का गेट नहीं खुला।
मुझे ऐसा लगा कि कोई बाहर से ही कोई बंद कर दिया हो। तो उस रात मेरे बार बार कोशिश करने के बावजूद भी जब गेट नहीं खुला और जैसे ही मैं पीछे पलटा, मैं अपने कमरे के नज़ारे को देखकर दंग रह गया। मुझे उस ठंड में भी पसीने आने लगे थे। तो मैंने देखा मेरे बेड के ठीक बाईं ओर मेरा दोस्त माथुर लेटा था। हाँ, वो शायद बेहोश हो चुका था और उस घटना के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। तो कुछ ही देर के बाद मैंने देखा उसके शरीर से एक परछाई निकलती है। वो शायद एक औरत की परछाई थी जो उसके शरीर से उसी समय निकलकर एक लड़की का रूप धारण कर लेती है। और उस रात मैंने देखा वह परछाई मेरे दोस्त माथुर के शरीर से निकलकर उसी समय उस कमरे के दीवार में समा जाती है और वहाँ से वह उसी समय गायब हो जाती है। इस दृश्य को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैं उसी समय दौड़ा और दौड़कर अपने दोस्त माथुर को जगाने लगा। हालांकि उस समय तो वो बेहोश था, लेकिन उस समय हमारा भाग ठीक था। मैं 1 से 2 बार ही आवाज़ दिया कि वो उठ गया। मैं उसी समय बिना कुछ बोले ही वहाँ से उसके हाथ को पकड़ते हुए उस रूम से बाहर आ गया और बाहर आते ही हम तीसरी मंजिल से सीधे निचली मंजिल पर आ गए। तो जब हम निचली मंजिल पर आए तो उस रात यही 3 या 3:30 बज रहे होंगे सुबह के। तो हमने देखा कि वहाँ 2 गार्ड बैठे थे और वे भी शायद सो रहे थे। तो पहली बार तो मैं सोचा कि उस लड़की और उस हॉन्टेड रूम के बारे में इस गार्ड से पूछता हूँ, हो सकता है इन्हें कुछ मालूम भी होगा। लेकिन तभी मुझे माथुर ने रोक लिया और बोला कि एक तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम से किसी तरह बाहर निकले हुए हैं और दूसरी बात कि और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में हमें नहीं फंसना चाहिए। चलो अब सब कुछ नॉर्मल हो ही गया है तो फिर इनसे क्या पूछना हो। और दूसरी बात कि ये हमें कुछ नहीं बताएंगे। तो मैं भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ही हो गया है। तो अब बिना देर किए ही हम उस होटल से निकलकर उसी समय सीधे दिल्ली स्टेशन पर आकर बैठ गए। अब हमें सुबह होने का इंतज़ार था। खैर धीरे धीरे समय बीता और सुबह हो चुकी थी। तो उस सुबह मुझे याद है कि हम यही 7 या 7:30 बजे के करीब दिल्ली स्टेशन से जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़े और हम दूसरे दिन ही जबलपुर आ गए। हालांकि दोपहर के समय हम अपने अपने घर पहुंच गए। तो कुछ ही घंटों के बाद मुझे यह पता चलता है कि मेरे दोस्त माथुर की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है और वो बहुत सीरियस हो चुका है। मैं उसके घर गया तो देखा कि वह बहुत ज़्यादा उल्टियाँ कर रहा था, वो भी खून की उल्टियाँ। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं उस रूम में घटने वाली घटनाओं के बारे में उसकी फैमिली को बता दिया। हालांकि उसकी फैमिली मेरे परिवार से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुकी थी, लेकिन वे किसी बाबा को उसे दिखाया तो पता चला कि वो इसके पीछे पीछे उसके घर तक आ चुकी थी। हालांकि उसे दिखाया गया और मुझे लगता है कि यही 10 से 15 दिनों के बाद वह किसी तरह ठीक हो गया। अब वो नॉर्मल हो चुका था और अब हम सब खुश थे। हालांकि इस घटना को आज तक मैं नहीं भूल पाया। हम जब भी कभी अकेले में मिलते हैं तो अक्सर हमें उस घटना के बारे में याद आ ही जाती है। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपके पास भी कुछ ऐसी स्टोरी है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपसे चेक करके अपनी स्टोरी हमें भेज दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और रियल स्टोरी के साथ किसी और वीडियो में। तब तक बाय, टेक केयर।